हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में देखे थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का शॉर्ट क्वेश्चन। उससे जो है आज जो है इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, एक छोटी पिन को मेज पर स्थापित किया गया है तथा इसको 50 सेंटीमीटर की दूरी से ऊपर से देखा जाता है। यदि पिन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई कांच का गुटका 15 सेंटीमीटर मोटाई कांच का गुटका रख दिया जाता है तो पिन का प्रतिबिंब अब ऊपर कितना विस्थापित हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और चित्र भी बनाना है, चित्र भी दिखाएं। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक छोटी पिन को मेज पर स्थापित किया गया है तथा इसको 50 सेंटीमीटर की दूरी से ऊपर से देखा जाता है। यदि पिन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई कांच का गुटका रख दिया जाता है तो पिन का प्रतिबिंब अब ऊपर कितना विस्थापित हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। देखो, चित्र बनाएंगे इसका। यहाँ पर ये पिन है और ये जो है टेबल पर रखा हुआ है। ये टेबल पर रखा हुआ है। अब इसको जो है 15 सेंटीमीटर मोटाई कांच का टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया गया। 15 सेंटीमीटर ये कांच का गुटका है। ठीक है, ये पिन हुआ, 15 सेंटीमीटर कांच का गुटका है। अब यहाँ से जो है यहाँ से 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है इसको ऊपर से देख रहा है तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया कितना? 50 सेंटीमीटर। से देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब 50 सेंटीमीटर से देखेगा तो देखने के लिए इसको सबसे पहले एक अभिलंब बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जब अभिलंब हो गया
तो प्रकाश की किरण यहाँ से पिन से निकल करके इसके आँख की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ से जब इसको एक प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो ये हो गया इसका अभिलंब। तो अभिलंब से दूर हटेगा क्योंकि ये कांच है और ये बाहर में वायु है, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा और ये जो है विस्थापित होकर इधर चला गया। तो जब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर मिला और एक प्रकाश की किरण इधर सीधे जाएगा और बिना मुड़े हुए आगे बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का कटौन बिंदु अपवर्तित किरण का कहाँ मिला? यहाँ पर। तो ये इसका जो है विस्थापन कितना का हुआ? ये डिस्टेंस हो गया विस्थापित। ये डिस्टेंस क्या हो गया? विस्थापित। तो ये डिस्टेंस जब विस्थापित हो गया और यहाँ पर चूँकि विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, विस्थापन y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू जी। t इंटू 1 विस्थापन का फॉर्मूला होता है y बराबर t इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू जी। और t होता है कांच की मोटाई जो कि दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। और म्यू जी ग्लास का दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक, और ये दिया हुआ है 1.5। ये दिया हुआ है 1.5। ठीक है। तो इन दोनों का मान यहाँ पर जब रखेंगे तो y का मान हो जाएगा विस्थापन कि 15 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3/2। 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 गुना 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 माइनस 3, 2/3, तो 15 गुना 3 माइनस 2/3। एलसीएम ले लेंगे तो इतना आएगा। तो 15 गुना 1/3 कट के कितना हो गया? कट के हो गया 5। तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2018 में। ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच
संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। कब पूछा गया है? 2020 में। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। चूँकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्रांतिक कोण का परिभाषा नहीं देंगे, इसको सिर्फ डिराइव करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये इधर हो गया सघन और ये हो गया विरल। इसका अपवर्तनांक दिया है म्यू और ये है वायु, हवा। ठीक है, तो वायु, हवा, और ये कहलाएगा इसका अभिलंब। ये क्या होगा? अभिलंब होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाएगा इसका? ये कहलाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण। तो स्नेल के नियम से क्या होगा? स्नेल के नियम से क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। ये होता है। म्यू आर क्या है? म्यू आर है अपवर्तित माध्यम। कौन सा माध्यम? अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक, और म्यू आई है आपतित माध्यम का अपवर्तनांक। आपतित माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये दोनों का मान यहाँ पर जब रखेंगे, अब यहाँ पर साइन आई के जगह पर क्या हो जाएगा? सी। तो साइन सी और साइन आर का मान कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर म्यू आर अपवर्तित माध्यम हवा हो गया। अपवर्तित माध्यम क्या हो गया? हवा। तो हवा, तो म्यू आर का मान 1 और म्यू आई सघन माध्यम, आपतित माध्यम म्यू, तो ये हो गया म्यू। तो यहाँ से साइन सी बटा 1 बराबर 1 बटा म्यू। तो साइन सी बराबर कितना हो गया? 1 बटा म्यू। ये इसका बीच का संबंध हो गया। यहाँ पर लिख लेना सी बराबर है क्रांतिक कोण। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को
लिखें, आवश्यक शर्तों को लिखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। कब पूछा गया है? 2021 में। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्त को लिखना है। ठीक है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? इसके लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। मतलब प्रकाश जब भी जाएगा सघन माध्यम से आपतित होते हुए विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है। मतलब अपवर्तन होगा विरल माध्यम में और आपतन होगा सघन माध्यम में। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है कि इसका जो है क्रांतिक कोण का मान, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर जो लिखेंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, इसमें पहला शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो आवश्यक शर्त है। तो ये दोनों शर्त है, ये दोनों शर्त को जब ये फुलफिल कर लेगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया। आगे बढ़े। चलो मिटा दूं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। कब पूछा गया है?
22 में। देखो माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा जो होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है, से निरूपित किया जाता है और म्यू बराबर होता है C/CM। यहाँ पर म्यू हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, CM हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। ये इसका परिभाषा हुआ। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक, 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस, 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा गया है। इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी निकालें, लेंस की फोकस दूरी निकालें। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। चलो देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। ये हो गया इसका लेंस, लेंस हो गया। इसके माध्यम जो है, माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही है जितना कि ये जो तरल है लेंस के पदार्थ का है, ये तरल है, इसका अपवर्तनांक μ2, ये μ1, तो μ2 बराबर μ1 है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को, और ये दिया हुआ है कितना, मान भी दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो ये हो गया तरल और ये हो गया लेंस। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है फोकस दूरी, तो लेंस मेकर्स सूत्र से क्या होता है, लेंस मेकर्स सूत्र से 1/f बराबर μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, 1/r2। तो यहाँ से 1/f बराबर μ2 का मान 1.5, इसका भी मान 1.5 -1, 1/r1 का मान 1/r1 का मान नहीं पता है, रहने दो, नहीं पता है, रहने दो। तो 1/f बराबर हो गया 1 - 1 1/r1 -1/r2, तो 1/f बराबर ये हो गया 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो f बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, f बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, कॉपी करो। चलो ये क्वेश्चन जो है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल। √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। बहुत आसान है, देखो जो दिया है उसको पहले लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू का मान √2। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन सी बराबर होता है 1/μ, तो साइन सी बराबर 1/μ मतलब 1/√2, और साइन सी और 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सी बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष तथा आपेक्षिक, निरपेक्ष तथा आपेक्षिक अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। ये जो है मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन है। तो इसका परिभाषा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपवर्तनांक का परिभाषा देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक एक ही चीज़ है। तो अपवर्तनांक, इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक किया जाता है। तो अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो परिभाषा हुआ, फॉर्मूला हुआ, वो क्या हो गया? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हो गया C और ये हो गया CM। ये हो गया अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा देखेंगे। चलो देखो, इसको मिटा दूँ इसको। चलो कॉपी कर लिया। ठीक है,
चलो अब यहाँ पर जो है आपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा देखते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा देखते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यदि दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है तो μ21 बराबर 1 के सापेक्ष टू का अपवर्तनांक μ1 2 है 1 के सापेक्ष वन का अपवर्तनांक। तो μ21 हो जाएगा। μ21 को ऐसे भी लिखते हैं μ12, ये हो जाएगा μ2 बटा μ1। ठीक है, तो ये इसका किसका परिभाषा है, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। कॉपी करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है। जब किसी ध्वनि और स्रोतों के बीच के आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देता है वो उसकी आवृत्ति जो है मूल आवृत्ति से कम या ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। ये ध्वनि में होता है, मतलब कि ये स्रोत है, ध्वनि स्रोत, और ये प्रेक्षक है। अगर ये जो है आपेक्षिक गति करेगा, मतलब ये एक दूसरे की ओर आएगा, तो इसकी जो आवृत्ति होगा इसको जो है वो मूल आवृत्ति से कम या अधिक सुनाई पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से होता है प्रकाश में भी। प्रकाश भी एक तरंग है, तो प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच अगर आपेक्षिक गति होता है, ठीक है, और आपेक्षिक गति जो है, आपेक्षिक वेग जो है, प्रकाश की चाल का कितना होना चाहिए, 3%, या मतलब 0.03 गुना किसका, प्रकाश की चाल का। तो प्रेक्षक को जो प्रकाश की आवृत्ति का में भी जो है परिवर्तन महसूस होता है। प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस होता है, मतलब या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। इसे ही प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इतना आप लिख देंगे तो इसको जो है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लो इसको।
चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। अपवर्तनांक बोल रहा है, चूँकि हम जानते हैं कि μ2 बटा μ1 बराबर c1 बटा c2 बराबर λ1 बटा λ2 होता है। ठीक है, यहाँ पर म्यू सी और लैम्डा क्रमशः अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य है। तो इस फॉर्मूला को देख के क्या लगता है कि म्यू और लैम्डा के बीच जो संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर μ2 है तो यहाँ पर λ2 है, नीचे है। यहाँ μ1 है तो इसके ऊपर में λ1 है। तो अर्थात म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब इससे यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा। या फिर अपवर्तनांक का मान घटेगा तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। इस तरह से ये निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे इसको कुशी के समीकरण से भी देख सकते हैं। कुशी के समीकरण में भी होता है। क्यूसी का समीकरण जो होता है a प्लस बी बटे लैम्डा रेज़ स्क्वायर प्लस सी बटे लैम्डा रेज़ टू 4। तो ये इस तरह का समीकरण है। यहाँ पर देखो, लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। इसको बोलते हैं कुशी का समीकरण। कौन सा समीकरण? कुशी का समीकरण। ये वर्ण विक्षेपण में आएगा। किस में आएगा? वर्ण विक्षेपण चैप्टर, ये दूसरा वाला जो चैप्टर है उसमें है। ठीक है, चल इसको कॉपी, इसको जो है नहीं लिखना है, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद जो है अगला जब वीडियो आएगा वो दूसरे चैप्टर का होगा। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसके पहले है। चलो इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके दो उपयोगों को लिखें। इसके दो उपयोगों को लिखें। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके दो उपयोगों को लिखें। तो इसका आंसर, उत्तर, ऑप्टिकल फाइबर। ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको प्रकाशीय तंतु भी बोलते हैं। प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा उपकरण जो प्रकाश की तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु कहलाता है। प्रकाशीय तंतु कहलाता है। ठीक है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो दूसरा, अब इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग जो है, पहला उपयोग है चिकित्सा में प्रकाश पाइप के रूप में। दूसरा, प्रकाश संकेतों के प्रेषण में। तीसरा, विद्युत संकेतों के प्रेषण या अभिग्रहण में। ये इसका जो है उपयोग है। इसमें दो उपयोग भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है।
तो प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में प्रेषण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना। विद्युत संकेतों का प्रेषण मतलब भेजना या ग्रहण करना। उसके बाद चिकित्सा में जो है प्रकाश पाइप के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। ये अगर इसको लिख देंगे इतना तो हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें 2 भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब का सब आपके अभी जो है आपको जो है यहाँ पर डील कर दिया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बिहार बोर्ड में। अगर आप जो है इस तरह से करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10 गो 20 गो में 10 गो बनाना होता है, 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जो है इसमें जो है टोटल चैप्टर है 20। 12th में क्लास 12th में 20 चैप्टर पढ़ना है, ये पहला चैप्टर है। तो 20 चैप्टर का अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन को हम आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। तो ये आज पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद आएंगे दूसरा चैप्टर लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।